सभी का स्वागत है हमारे चैनल शफक ट्यूटोरियल्स पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दिस इज़ योर हिंदी टीचर खान मदीहा। तो हमने स्टूडेंट्स हमारा अ सेक्शन जो है गुरुबानी उसे कंप्लीट कर चुके हैं, जिसे गुरु नानक जी ने लिखी थी। आज हम देखने वाले हमारा अ सेक्शन जो है वृंद के दोहे, उसे वृंद जी ने लिखी है। ये दोनों आपके टेक्स्ट बुक में दो अलग अलग पोइट्री के फॉर्म हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। ये दोहा है और वो पद था। ये दोनों हिंदी के फॉर्म्स है पोइट्री के। तो हमने अपना पद कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम दोहा डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो वृंद के दोहे हैं इसे वृंद जी ने लिखी है, इसीलिए इसका टाइटल है वृंद के दोहे। ना मैंने हमेशा कहा है तुमसे कि जब भी कोई चैप्टर या कोई पोइट्री स्टार्ट करो तो उससे पहले कवि परिचय पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए उस राइटर, उस पोएट के बारे में, एज वेल एज स्टोरी और पोएम के बारे में। तो कवि परिचय देखते हैं। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। मथुरा नाम का एक गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, ये नंबर अगर याद नहीं होता है तो पहले इससे आप अपना थोड़ा इंग्लिश में याद करने की कोशिश करो, और जब इंग्लिश में याद हो जाए तो उसको ऑटोमेटिक आप हिंदी में लिख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिस्टेक होती है। ये जो क्वेश्चन है ये साहित्य संबंधी में पूछा जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। अगर उसमें तुम लोग ने ईयर्स में कहीं भी इधर उधर कर दिए तो हाफ मार्क भी नहीं मिलेगा, पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर नंबर्स नहीं याद होते, बहुत सारे बच्चों का ऐसा इशू होता है कि नंबर नहीं याद होता है, तो आप उसे इंग्लिश में याद करने की कोशिश करो। इंग्लिश में याद रहेगा तो आप ऑटोमेटिक हिंदी में लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1643 है, तो स्टूडेंट 1643 मतलब होता है 1643, 40, 41, 42, 43। ठीक है, ऐसे याद करने की कोशिश करो तो आपको याद रहेगा। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। तो रीति मतलब होता है कस्टम। तो जितने भी राइटर्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे कबीर जी हो गए, रहीम हो गए, ये सारों को मतलब इज़्ज़त दी जाती है। इनका नाम जो है बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। तो उसी तरीके से वृंद जी भी है, उनका भी जो नाम है वो एक परंपरा के थ्रू, एक परंपरा की वजह से इनका जो नाम है वो बहुत ही इज्जत से, आदर से लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदवनदास है। वृंदवनदास है, ये याद रखना। इनका पूरा नाम वृंदवनदास है। पूरा नाम अक्सर पूछा जाता है, कवि का मूल नाम या कवि का जो रियल नाम होता है, कवि का पेन नेम, ये सारे साहित्य संबंधी में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो वृंद जी हैं उनका पूरा नाम क्या है? वृंदवनदास। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ना स्टूडेंट्स, रीतिबद्ध एक हिंदी में परंपरा होती है, एक लिखने का स्ट्रक्चर है, एक लिखने का फॉर्म है रीतिबद्ध। तो यहाँ पर इनकी जो पोइट्रीज़ है बहुत ही अच्छा स्थान रखती है, बहुत ही नामगीर है, बहुत ही अच्छी पोजीशन रखती है। तो ये जनरल नॉलेज है, आप याद रखना कि वृंद जी की जो रचनाएं, उनके जो राइटअप्स है वो रीतिबद्ध परंपरा में बहुत ही मानी जानी है। आपने काव्य की विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। तो आप हिंदी में, मतलब पोइट्री जो होती है स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट जस्ट अ स्टैंजा। वो स्टैंजा नहीं होता है, पोइट्री बहुत फॉर्म्स में होती है। और ये बात आपको पता है या नहीं पता मुझे नहीं मालूम। इंग्लिश में देखो, पोइट्री और पोएम में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पोइट्री अलग है, पोएम अलग है। तो उसी तरीके से हिंदी में बहुत सारे टाइप्स के होते हैं पोइट्रीज़। सिर्फ वो एक लॉन्ग फॉर्म जो पोएम होती है वो नहीं होता है। बहुत सारी पोएम ऐसी होती है जिनमें फ्री वर्स होती है, जिस तरीके से हमारी इंग्लिश में होती है, उसी तरीके से हिंदी में भी बहुत सारे फॉर्म हैं। तो जो वृंद जी हैं उन्होंने हिंदी के काव्य में, मतलब अपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची हैं। बहुत अलग अलग टाइप्स के पोएम आपने लिखी है, जैसे कि 12 मासा में 12 महीनों, 12 मासा, मास मतलब होता है महीना, तो 12 मासा मतलब 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सतसई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। नाउ स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे 2 वर्ड हाईलाइट है, एक है 12 मासा और सेकेंड है यमक सतसई। तो ये दोनों इनकी पोएम के नाम है। अब ये दोनों में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है? 12 मासा में उन्होंने 12 महीना, मतलब जो हमारा 12 मंथ होता है, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से सुंदर चित्रण किया है। साथ में जो यमक सतसई है, ये भी एक उनकी पोएम का प्रकार है। इसमें इन्होंने यमक अलंकार, अलंकार हिंदी में होता है ना, ग्रामर का टॉपिक है अलंकार, तो यमक अलंकार को स्पष्ट किया है, उसको फीचर किया है। समझ में आया? जिस तरीके से हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, किसी भी वीडियो का टाइटल रहता है, फिर बार डाल के लिखा रहता है फीचरिंग सो एंड सो, उसी तरीके से इस पोएम में उन्होंने यमक अलंकार को क्या किया? फीचर किया है। आपके नीति परक दही जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। तो इनके जो राइटअप्स हैं, आपके नीति परक दोहे, ये जो इनके दोहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। ना स्टूडेंट्स, लोक भाषा मतलब होता है आपका जो रिलीजन लैंग्वेज जो होता है, रीजनल लैंग्वेज, दैट इज़ हिंदी। तो आप हिंदी में ही लिखते थे, तो इससे 2 चीज़ें समझ में आती है कि आप सहज और सुंदर, एकदम सिंपल और सहज सुंदर भाषा में लिखते थे, तथा आप किस लैंग्वेज में लिखते थे? आप लोक भाषा। तो लोक भाषा क्या है? हिंदी है।
तो आपने सहज सुंदर तथा लोक भाषा किस लैंग्वेज में की है? हिंदी से की है, इसलिए क्या ये आपसे जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। नो स्टूडेंट्स, ब्रज मतलब होता है भगवान हिंदी में, तथा प्रबोधपादक नहीं, अवधी भाषा, अवधी एक तरीके की भाषा है हिंदी की, एक अलग तरीके की भाषा होती है अवधी, मतलब सिमिलरली थोड़ी बहुत हिंदी से मिलती जुलती है, बट थोड़ी अलग होती है, एकदम पूरी हिंदी नहीं होती, एक तरीके की भाषा है अवधी। तो इनकी जो लैंग्वेज है, मतलब ये जिस लैंग्वेज में अपना पोएम लिखते हैं, जिस फॉर्म में अपना पोएम लिखते हैं, उसमें अवधी भाषा की क्या है, झलक दिखती है, मतलब थोड़ा बहुत नज़र आता है कि शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रबोधपादक बना देते हैं। आपका निधन 1623 में हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है, आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रबोधपादक बना देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, प्रबोधपादक मतलब होता है प्रभाव पड़ना, किसी भी चीज़ का असर पड़ना, किसी भी चीज़ का इफेक्ट पड़ना। तो ये जो इनके दोहे रहते थे, ये मोस्टली एथिक्स पर रहते थे, मतलब एक इंसान को अच्छी सीख देने पर रहते, समाज से रिलेटेड रहते थे, लेसन्स देने वाले रहते थे। तो इनकी जो लाइन्स होती थी, उसका जो भाव है, मतलब उसके पीछे जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो लोगों पे प्रभाव पड़ता था, उस चीज़ का असर पड़ता था, लोग उस चीज़ से इंस्पायर होते थे। ठीक है, और साथ ही आपकी भाषा बहुत ही सिंपल होती थी, इसकी वजह से लोग और क्या होते थे, ज़्यादा उस चीज़ से अटैच रहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो राइटअप्स है, आपके जो दोहे हैं, उसे पढ़ते थे और इनको पसंद करते थे। फिर आपका निधन 1623 में हुआ। सो ही डाइड ऑन 1723 देखो, पहले क्या है 1, बाद में क्या है 7, तो क्या हो जाएगा 17, 2 और 3 23, तो 1723 में हुआ। ऐसे ना थोड़ा तुम लोग ना इंग्लिश में करके करोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है नंबर्स याद करना, बट दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। पहले आप उसको इंग्लिश में याद कर लो, फिर उसके बाद हिंदी में बोला। 1623 में आपका क्या हुआ, निधन हुआ, इसे भी याद रखना, ये भी साहित्य संबंधी में पूछा जा सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी दी प्रमुख कृतियाँ, मतलब इनकी जो राइटअप्स है उनके बारे में। तो इनकी एक राइटअप है वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचानिका, सत्य स्वरूप आदि। तो इसमें से स्टूडेंट्स आप लोग ना 2 नाम याद कर लो। मेरी तरफ से ये सजेशन है कि वृंद सतसई और यमक सतसई, ये दोनों याद कर लो, भूलोगे नहीं, क्योंकि दोनों के लास्ट में सतसई है। यमक अलंकार से याद रहेगा, और वृंद इस जो पोयम है उसका जो कवि है उसके नाम से याद रहेगा कि वृंद। तो ये दोनों आप भूलोगे नहीं, आप ये दोनों आराम से लिख लोगे। ठीक है, तो ये दोनों याद कर लेना, वृंद सतसई और यमक सतसई। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द विधा परिचय, मतलब ये जो पोयम है किस फॉर्म में, इसकी जो परिचय विधा की वो देखते हैं। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। तो मैं तुमको बताई थी कि रीतिकालीन एक हिंदी की काव्य परंपरा है, एक परंपरा है, इसमें जो दोहा है वो अपना एक अच्छा स्थान रखता है, एक अच्छी पोजीशन रखता है। जो दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। तो जो ये दोहा है, ये बहुत सारे कवि हैं जिनको बहुत पसंद है लिखना, प्रिय छंद रहा है बहुत। छंद मतलब होता है हॉबी। तो ये जो दोहा है, ये जितने भी कवि थे इनका बहुत फेवरेट रहा है, बहुत सारे कवियों ने दोहा लिखा है। दोहा अर्धसमम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोहे के बारे में बताया है कि जो दोहा होता है उसमें 4-4 लाइन होती है, इसके 4-4 चरण होते हैं। जो फर्स्ट लाइन होती है और जो थर्ड लाइन होती है उसमें 13-13 मात्राएं होती है, मतलब उस लाइन में 13 मात्रा रहनी ही चाहिए। ठीक है, और जो द्वितीय और चतुर्थ, मतलब जो सेकंड, द्वितीय मतलब होता है सेकंड और चतुर्थ मतलब होता है फोर्थ। तो चतुर्थ और द्वितीय मतलब सेकंड लाइन और जो फोर्थ लाइन है उसमें भी क्या रहेगी, 11-11 मात्राएं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोहे के बारे में इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर जनरल नॉलेज आप याद रख सकते हो कि दोहे के जो चरण होते हैं, पहले, दूसरे, चौथे और तीसरे, उसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब पाठ परिचय देख लेते हैं। तो प्रस्तुत दोहे में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। नाउ स्टूडेंट्स, नीतिपरक मतलब होता है एथिक्स। अब 12th स्टैंडर्ड में इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो एथिक्स मतलब मालूम होगा, एथिक्स। नीतिपरक मतलब होता है एथिक्स। तो विद्या रूपी धन की विशेषता ये होती है कि वह खर्चा करने पर भी बढ़ जाता है। तो जब आप नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करते हो तो वो चीज़ें फैलती है, ना कि कम होती है। जिस तरीके से पैसा होता है, पैसे को हम लोग खर्च करेंगे तो कम हो जाता है, बट जो नॉलेज है वो बढ़ती जाती है, ऐसा वृंद जी यहाँ पर कहते हैं।
आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती। तो आई स्पीक, आंखें बता देती है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। जितनी चादर हो मनुष्य को उतनी ही पाँव फैलाना चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिन गुणों के मनुष्य को बड़ापन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार से सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आधार प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जितना भी मैंने रीड किया है ये सब लेसन है। मतलब एक एक लाइन में ना जो लेसन हम लोग को, जो मैसेज, जो संदेश हम लोग को हर दोहा दे रहा है वो शॉर्टली दिया हुआ है। हर स्टैंजा से जो मैसेज, जो लाइन दे रही है, जैसे फर्स्ट वाले में से हम लोग को ये मैसेज मिलता है कि आपकी जो विद्या है, आपकी जो नॉलेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो। अपने तक सीमित रखोगे तो वो बढ़ेगा नहीं, बट ज़्यादा से ज़्यादा जब आप उसको फैलाओगे, जब आप दूसरों तक पहुँचाओगे तो वो चीज़ बढ़ेगी। फिर जो दूसरी लाइन है, मतलब जो दूसरा दोहा है, वो ये मैसेज देता है कि आंखें सब कुछ बता देती है, आप झूठ बोल रहे हो और सच बोल रहे हो। उसी तरीके से लास्ट तक जितना है उसमें एक एक लाइन में मैसेज दिया हुआ है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। याद कर लेना, हर पूरी लाइन याद कर लो, ताकि अगर आपको कहीं पर भी शॉर्टली एक्सप्लेन करना रहे तो बहुत ईजी रहेगा ये। और क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपको इस लाइन से क्या समझा या आपको इस स्टैंजा से क्या संदेश मिलता है, तो आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो दोहा है बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट, टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट वाले से ज़्यादा ईजी वृंद के दोहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों अच्छे से करना, क्योंकि दोनों में से एक पक्का आएगा। वृंद के दोहे का ज़्यादा चांसेस है और ये इसका भी ज़्यादा चांस है। दोनों में से एक ना एक तो दे ही देंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोहा डिस्कस करने वाले हैं, तो उस वीडियो को देखना मत भूलना। अगर यहाँ पर कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू पेपर पैटर्न या रिलेटेड टू ग्रामर टॉपिक्स या कुछ भी किसी भी तरीके का हिंदी सब्जेक्ट में डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। विल श्योरली रिप्लाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ो। टेक केयर, गुड बाय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शफक ट्यूटोरियल्स पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सब अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दिस इज़ योर हिंदी टीचर खान मदीहा। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है हमारा अ सेक्शन जो है वृंद के दोहे। इसके हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें मैंने कवि का नाम, उनकी प्रमुख कृतियाँ, फिर विशेषता, विधा, ये सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन की थी। नाउ आज हम लोग दोहा डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो रहेगा 3 पार्ट में है, तो बिना भूले उस वीडियो को देखना मत भूलना और इस वीडियो को भी एंड तक देखना, आपको क्लियरली समझ में आएगा। अगर आधा अधूरा देखोगे तो फिर हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज हार्मफुल। ठीक है, तो समझ में भी नहीं आएगा, एज वेल एज कन्फ्यूजन जो होगी अलग। तो पूरा डिटेल है, एकदम डिटेल वीडियो है, लास्ट तक देखना। जो पहला दोहा है वो है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, जो खर्चे त्यों त्यों बाड़े, बिन खर्चे घटी जात। तो यहाँ पे कवि वृंद कहते हैं माँ सरस्वती को। जो सरस्वती है वो ज्ञान की माँ मानी जाती है। तो यहाँ पर जो वृंद जी है वो कहते हैं कि माँ सरस्वती की ज्ञान की बात बहुत ही निराली है, बहुत ही अनूठी है, बहुत ही अपूर्व है। नाउ स्टूडेंट्स, अपूर्व और अनूठी मतलब ये होता है यूनिक, एकदम अलग। तो इस ज्ञान के भंडार को हम जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे, अर्थात जितना ज़्यादा बांटेंगे, उतना ज़्यादा ही वो बढ़ता जाएगा। यदि ज्ञान को हम लोग बांटे नहीं, अपने तक ही सीमित रखें, तो उसमें कमी आती जाती है। सिंपल यही मीनिंग यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सरस्वती माँ है, उनकी ज्ञान की बात, उनकी जो नॉलेज की बात है, बहुत ही अपूर्व बात है, मतलब बहुत ही अनूठी, बहुत ही अपूर्व बात है। वो कहती हैं, जो खर्चे त्यों त्यों बाढ़े, बिन खर्चे घटी जात। तो ज्ञान ऐसी चीज़ है कि जिसको आप बांटोगे तभी वो स्प्रेड होगा। अगर आप उसको अपने तक सीमित रखोगे तो वो स्प्रेड नहीं होगा, बल्कि कम हो जाएगा। और सच में जितना ज़्यादा आप अपने ज्ञान को बांटोगे, उतना ज़्यादा आपको सीखने मिलेगा और उतना ज़्यादा आपका ज्ञान बटेगा। अगर उसको आप अपने तक ही रखोगे तो वो बढ़ेगा नहीं, उल्टा कम हो जाएगा। जिस तरीके से पैसा होता है, पैसे को हम लोग खर्चा करते तो कम होता है, बट नॉलेज को हम खर्चा करेंगे तो वो बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट स्टैंजा में नॉलेज का इंपॉर्टेंस बताया गया है। ठीक है, जो फर्स्ट स्टैंजा 2 लाइन का दोहा है, मतलब फर्स्ट जो दोहा है उसमें नॉलेज का इंपॉर्टेंस बताते हुए कहते हैं कि जो माँ सरस्वती है उसके ज्ञान की बात बहुत ही अपूर्व है, बहुत ही अनूठी है। वो कहती है कि नॉलेज ऐसी चीज़ है कि जिसको बांटोगे तभी बढ़ेगा, अगर अपने पास तक रखोगे बिना खर्चे घटी जात, मतलब बिना जब उसको खर्चा नहीं करोगे तो वो कम होता जाएगा। ठीक है,
जो सेकंड दोहा है वो है, नैना देत बताए सब ही के हेत जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नैना मतलब है आँख। तो कवि वृंद कहते हैं कि आँख हित और अहित की सारी बातें उसी तरह बताती है जैसे निर्मल आईने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों का पता चल जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, जो आँखें हैं वो सच और गलत, अच्छा बुरा सच झूठ बता देती है। आँखें देखकर हमें समझ में आता है सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ठीक है, अच्छा है या बुरा है, हित और अहित। जिस तरीके से जो आईना होता है, निर्मल आरसी, आरसी मतलब होता है स्टूडेंट्स आईना। तो जो आईना होता है वो अच्छी और बुरी चीज़ों को बता देता है। अगर चीज़ अच्छी रहेगी तो अच्छी ही है, बुरी रहेगी तो बुरी, सच बोलता है। उसी तरीके से जो आँख है, आँख भी सच कहती है। हित और अहित चीज़ों के बारे में डिफरेंस हमें हमारी आँख बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड दोहे में ये एक्सप्लेन किया गया है कि जिस तरीके से आँख जो होती है इंसान की वो हित और अहित की सारी बातें बता देती है, उसी तरीके से निर्मल आईना भी होता है जो अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातों को बता देता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, देख रहे हो, खाली लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, बाकी मीनिंग्स बहुत ही सिंपल है। सब एथिकल लेसन ही दिए जा रहे हैं, मतलब एक अच्छा संदेश दिया जा रहा है जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इंसान की ज़िंदगी को निखार देगा, जो इंसान की ज़िंदगी को सुधार देगा। उस तरीके के संदेश हर दोहे हमें दे रहे हैं। अपनी पहुँच बिचारी के करतब करिए दौर, तेते पाव पसरिए जेथे लांबी सौर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमारी जितनी क्षमता है, मतलब हमारी जितनी ताकत है, ठीक है, उसी के अनुसार हमें अपने कार्य को करना चाहिए, अपने टांगों को फैलाना चाहिए। फिर यहाँ पे कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर हमारी चादर की लंबाई जितनी है, हमें उतना ही पैर फैलाना चाहिए। यदि हम लोग इससे ज़्यादा फैलाएंगे तो हम अपने ऊपर मुसीबत बुला लेंगे, और सेकेंडली जो हमारा काम है, जो काम करने हमने सोचा है, वो भी पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हम एक मुहावरे से इसको कंक्लूड कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं कि देखो, हिंदी में कहा जाता है जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाने चाहिए। तो आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपके अंदर जितना पोटेंशियल है, आपके अंदर जितनी ताकत है, उतनी चीज़ों को करने की हिम्मत करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। अगर मेरे पास 1000 की घड़ी लेने तक का पैसा है तो मुझे 1000 तक की ही लेनी चाहिए, ना कि मैं 1 लाख 1.5 लाख की घड़ी लेना सोचूं। तो इससे क्या होगा, मेरी जितनी चादर नहीं उससे ज़्यादा मैं टांग फैला रही हूँ। अब उस घड़ी को ख़रीदने के लिए मैं लोन ले लूँ या किसी से कर्ज़ा ले लूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर वो लोन वो कर्ज़ा मैं अदा नहीं कर पाई तो मुझ पर एक मुसीबत आ जाएगी, मुझ पर प्रेशर रहेगा कि मुझे वो भरना है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आपकी जितनी क्षमता है, आपकी जितनी कैपेसिटी है, उतना ही काम करना चाहिए, तभी आप सफल हो पाओगे। जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है कि जितना आपके अंदर पोटेंशियल है आप उतना ही करो, उससे ज़्यादा सोचने की करोगे तो काम भी पूरा नहीं होगा और साथ ही साथ तुम भी परेशानी में रहोगे। नेक्स्ट है, फिर न हवे है कपट सो जो कीजे व्यापार, जैसे हाड़ी काट की चढ़े न दूजी पार। तो स्टूडेंट्स, व्यापार मतलब बिजनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि व्यापार मतलब होता है लेन देन किसी से भी। तो लेन देन में हमें छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए, मतलब धोखा देना। यदि हम लोग एक बार छल कपट से काम चला लेंगे, लेकिन दूसरी बार उसी व्यापारी या उसी ग्राहक के साथ हम लेन देन दोबारा नहीं कर सकते। अगर आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो जो आपका बिजनेस पार्टनर है उससे आपने एक बार धोखा दिया, उसे सेकेंड टाइम क्या आप उसे धोखा दे पाओगे? उससे पता चल जाएगी कि आप धोखेबाज हो, तो क्या आपसे वो सेकेंड टाइम बिजनेस करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जो काट की हांडी होती है, एक तरीके की हांडी होती है काट की, तो वो हांडी भी इसी तरीके से होती है कि जिस प्रकार जो काट की हांडी होती है उसे एक ही बार हम लोग गैस पे चढ़ा सकते हैं, उसके बाद वो एक बार जल गई तो दूसरी बार वो काम नहीं आ सकती, मतलब वो फिर यूज़लेस हो जाती है, वो एक ही बार जलती है। उसी तरीके से ऐसे इंसान जो छल कपट करते हैं बिजनेस में, किसी को भी धोखा देते हैं, वो एक ही बार दे सकते हैं, दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते, और दूसरी बार अगर वो करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो चीज़ें यहाँ समझ में आती है कि इंसान एक ही बार गलती करता है, एक ही बार अपनी गलतियों से सीखता है। दूसरी चीज़ ये कि आप 2 बार धोखा नहीं दे सकते हो, ठीक है। आप किसी को भी एक बार धोखा दोगे, सामने वाला गलती समझेगा, आप अपनी गलती समझ जाओगे तो आप दोबारा उस चीज़ को नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर छल कपट और धोखे के बारे में बताया गया कि व्यापार में किसी भी तरीके का धोखा नहीं करना चाहिए। एक बार कामयाब हो जाओगे, दोबारा कामयाब नहीं होगे किसी को भी अगर आप धोखा दोगे तो, ठीक है। देखो कितना सिंपल है, अगर एक बच्चा भी रहेगा तो उसे भी समझ में आएगा। तो ये सबको छोड़ना मत ऐसा सोच के कि बहुत डिफ़िकल्ट है, एक बार पढ़ोगे तो सब कुछ ईजी है। ऊंचे बैठे ना लहे गुनबिन बड़प्पन कोए, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होए। तो यहाँ पे कभी कहते हैं कि जो बिना गुण के लोग होते हैं, जो जिनके पास कुछ भी टैलेंट नहीं होता,
बिना गुण का कोई भी व्यक्ति कभी भी उच्च स्थान पर, ऊंची पोजीशन पर बैठना मात्र बड़प्पन नहीं समझ सकता। मतलब ऐसे इंसान जिनके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, खोखले हैं, वो अगर ऊंची स्थान पर बैठे या ऊंचे पोस्ट पर बैठे तो वो उसमें कोई बड़प्पन नहीं, ज़रूर उन्होंने कुछ इलीगल काम किया। जैसे कि होते हैं ना बहुत लोग पैसा देकर जीत जाते हैं या फिर पैसा देकर पास हो जाते हैं, तो ऐसे सब लोग, मतलब इस तरीके का कोई भी इंसान यूज़लेस है। जब तक आपके पास कोई गुण नहीं है, आपके पास क्वालिटी नहीं है, आप टैलेंटेड नहीं हो, ना ही इसमें कोई बड़प्पन है कि आप बिना पढ़े बिना कुछ किए इतने बड़े इंसान बन गए, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से मंदिर के शिखर, जो मंदिर की ऊंचाई होती है उसका जो शिखर होता है, देखो उस पर मात्र कौवा गरुड़ नहीं हो जाता, उसी प्रकार गुणों से रहित कोई व्यक्ति बड़प्पन का अधिकारी नहीं हो सकता। तो बड़प्पन उसे ही मिलेगा जो टैलेंटेड है, जो गुणवान इंसान है वो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नीचे की लाइन है, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ ना हुई, मतलब कि क्या, जो मंदिर का शिखर होता है, देखो उस पर कौवा भी बैठता है और एक गरुड़ नाम का पक्षी होता है जो मंदिर के शिखर पर बैठता है। तो कौवा बैठता है तो कौवा अपने आप को वो गरुड़ ना समझे, क्योंकि वो गरुड़ की बात अलग है, उसकी विशेषता अलग है, उसके टैलेंट्स अलग है, उसकी स्पेशलिटी अलग है, उसका जो बदन रंग रूप है वो अलग है और कौवे का अलग है। तो वहाँ पर बैठा, शिखर पर बैठा हुआ कौवा कभी गरुड़ नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से ऐसा इंसान जो बिना टैलेंट के बैठा है किसी भी ऊंची स्थान पर, वो टैलेंटेड इंसान कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर ये मीनिंग दिया जा रहा है, मतलब ओवरऑल ये बताया जा रहा है कि एक टैलेंटेड इंसान, एक गुणवान व्यक्ति में और एक बिना गुणवान व्यक्ति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, नेक्स्ट है, उद्यम कभू न छड़िए पर आशा के मोद, गगरी कैसी फेरिए उन्यो देखी पयोद। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि मनुष्य को किसी का भी सहारे की आशा में अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने प्रयत्न को कभी छोड़ देना नहीं चाहिए किसी को सहारा समझकर। जैसे कि यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि अगर एग्ज़ाम है, ठीक है, तो मेरी एक फ्रेंड है और मैं हूँ, तो मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा होशियार है, वो मुझे बोले कि तू पढ़ के मत आना, मैं तुझे सब बता दूँगी। तो उसके ऊपर सहारा बनकर या उसका सहारा लेकर मुझे मेहनत करना नहीं छोड़ना है। यहाँ पर यही कवि कहते हैं कि मनुष्य को किसी का सहारे की आशा में खुद का प्रयत्न छोड़ नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से बादल घिर जाने पर उससे मिलने वाले जो विपुल जल होती है, उससे जो बारिश मिलने वाली होती है, उसकी उम्मीद में कोई इंसान अपना पानी रखा हुआ जो मटका होता है, जलप्रात, उसे गिराकर फोड़ देता है। जो लास्ट लाइन है, गगरी कैसे फोड़िए उन्यो देखी पयोद, मतलब कि जो आसमान है उस पर बादल गिरे हुए हैं, ठीक है, तो अब हम सब आशा में, हम सब होप में कि बारिश आएगी। तो ऐसे सिचुएशन में कोई इंसान अगर अपने घर में भरा हुआ मटका जो है उसको बाहर पटक दे, गगरी मतलब उसको बाहर पटक दे कि बारिश आएगी तो मैं फिल कर लूँगा, तो क्या ऐसा इंसान मतलब अपने प्लान में कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता है। हो सकता है बारिश ना हो, तो फिर जो उसने पानी वेस्ट किया है वो कहाँ से वापस आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे यही बोलते हैं कि कभी दूसरे का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमेशा अपनी मेहनत, अपने प्रयत्न पर भरोसा रखो, किसी और का सहारा लेकर खुद मेहनत करना मत छोड़ो, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें हर दोहे का छोटा छोटा क्या दिया हुआ है, मीनिंग दिया हुआ है। तो लेट अस एक बार कंक्लूड कर लेते हैं हर दोहे का। जो पहला है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरत बात, जो खर्चे त्यो बाड़े ना खर्ची घटी जात। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग को एक लेसन मिलता है कि जो विद्या रूपी धन है उसकी विशेषता बताते हुए ये कहा जाता है कि वो खर्चे करने पर ही बढ़ता है, अगर हम लोग उसको अपने तक सीमित रखेंगे तो वो कभी बढ़ेगा नहीं। ना जो सेकंड है, नैना देत बताए सभी को हेत अहेत, जैसे निर्मल आस ली भली बुरी कही दे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग को ये संदेश मिलता है कि आंखें मन की सच झूठ बातें जो होती हैं वो बता देती है, आंखें झूठ नहीं बोलती है। ठीक है, जो थर्ड है, अपनी पहुँच बिचारी के करतब करिए दौर, तेते पाव पसरिए जेथी लांबी सौर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये संदेश मिलता है कि जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पैर अपने पाँव को क्या करना चाहिए, फैलाना चाहिए। फैर न हवे है कपट सो, जो के जी व्यापार, जैसे हाणी काट की चढ़े न दूजी पार। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग को ये संदेश मिलता है कि व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए, छल कपट को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़प्पन कोय, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ ना होए। तो यहाँ पे कहते हैं कि बिना गुण के जो मनुष्य है वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, बिना गुणों के मनुष्य को कभी बड़प्पन नहीं मिल सकता, ऊंची स्थान कभी नहीं मिल सकती। यहाँ पे ये संदेश मिलता है। उद्यम कभू न छड़िए पर आशा के मोद, गगरी कैसी फोरिए उन्यो देखी पयद। मतलब यहाँ पे कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। ठीक है,
उद्यम कभू न छोड़िए, पर असा के मोद गगरी कैसे फोड़िए, उन्यों देखी पयोद। मतलब कि हमें हमेशा अपने प्रयत्न, अपने जो मेहनत है उस पर यकीन रखना है, उसको करते रहना है, ना कि दूसरे का सहारा लेना है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको 6 दोहे मैंने एक्सप्लेन किए और ये 6 आपको समझ में आए होंगे। 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मैंने 6 दोहा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर से मुझे पूछ सकते हो, कमेंट करके आई श्योरली रिप्लाई। अगर वर्ड्स में कोई डाउट है या कोई लाइन नहीं समझी है, कोई दोहा नहीं समझा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 6 में से कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं श्योरली रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मीनिंग चाहिए तो मैं मीनिंग भी बता देती हूँ। देखो, ये जो 6 दोहे है जो मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें से मीनिंग है सरस्वती। सरस्वती मतलब है सरस्वती, विद्या की देवी। अपूर्व है मतलब अपूर्व, अजीब। खर्चे मतलब खर्चा करना। घटी जात मतलब होता है कम हो जाता है, उसको बोलते हैं। ही मतलब होता है हृदय। हेत मतलब होता है हित। आरसी मतलब होता है आईना। पहुँच मतलब होता है आपकी जो क्षमता होती है उसे कहा जाता है। कर्तव्य मतलब होता है कार्य, किसी भी तरीके का काम। सौर मतलब होती है चादर, जिसे हम ओढ़ते हैं ना, चादर। फेर मतलब होता है दोबारा, रिपीट करना, दोबारा। लहे मतलब होता है प्राप्त करना। वायस मतलब कौवे को कहा गया है। उद्यम मतलब होता है मेहनत, प्रयत्न। मोद मतलब होता है हर्ष, और प्रयत्न मतलब होता है बादला। ठीक है, तो ये थे मीनिंग्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फर्स्ट है, फर्स्ट से लेके 5th तक, वहाँ तक मैं पहले आपको हार्ड वर्ड्स के मीनिंग बता देती हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने लास्ट में मीनिंग बताया था, क्योंकि उसमें इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। सिंपल वर्ड से कोई रीड करेगा तो भी समझ में आएगा, बट फिर भी मैंने मीनिंग बता दी थी। इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, ताकि हम लोग पढ़ें तो हम लोग को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पहला वर्ड है भलो, उसका मतलब होता है अच्छा। और जो वाको है ये, इसका मतलब होता है उसका। और ये जो डारे हैं, डारे मतलब होता है डालता है, जो फेंकता है उसको बोला जाता है। डालते हैं, फेंकते हैं, उसे कहा जाता है। फिर है कछी, ये जो वर्ड है कछी, इसका मतलब होता है कीचड़, उसे कहा जाता है कछी। ये जो है बिगाड़े, इसका मतलब होता है बिगड़ता है ना जो, उसे कहा जाता है बिगाड़े। फिर एक वर्ड है पतन, ये जो पतन है इसका मतलब होता है ऊपर से नीचे आना या गिरना। पतन को कहा जाता है ऊपर से नीचे आना या गिरना। फिर है निदान, निदान मतलब होता है स्टूडेंट्स अंत में, लास्ट में जो होता है अंत, उसे कहा जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है अम्बिही। अम्बिही मतलब होता है आम, जैसे आम कहते हैं ना, उसको बोला जाता है अम्बिही। ये जो निबोरी है, निबोरी मतलब होता है नीम का फल, उसे कहा जाता है निबोरी। फिर एक वर्ड है कुबुद। नाउ स्टूडेंट्स, कुबुद मतलब होता है अविवेक। तो ये थे कुछ हार्ड वर्ड्स हमारे, जिसकी मीनिंग जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कछु कहीं नीचे न छोड़िए, भलो नावा को संग, पाथर डारे कीचे में उछरी बिगाड़े अंग। नाउ स्टूडेंट्स, कीची मतलब होता है कीचड़। ठीक है, तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि नीचे, अर्थात यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि अर्थात अगर हम लोग बुरे आदमी के ऊपर पत्थर फेंकेंगे या बुरे आदमी को कुछ भी भला बुरा कहेंगे, तो उसको हम छेड़ेंगे, तो जब हम उसे छेड़ेंगे तो ज़रूर उल्टा जवाब देगा, हमें कुछ ना कुछ एक्शन का रिएक्शन करेगा ना। तो उसी तरीके से जैसे कीचड़ में हम पत्थर फेंकने के लिए फेंकते हैं, तो जो गंदगी होती है वो हमारे ऊपर ही आती है। उसी तरीके से बुरे आदमी को अगर हम लोग कुछ कहते हैं या उसे भला बुरा कहते हैं, तो अपनी बात का बदला लेगा। तो उसके द्वारा जो कुछ भी बोलेगा, उसका जो मतलब हम पता नहीं कर सकते ना सामने वाला कैसी बात बोलेगा। अब शब्द कुछ भी उल्टा सीधा सुना दे तो उसको हमें सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम लोग एकदम सिंपल मीनिंग देखते हैं। देखो, अगर हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो हम जा रहे हैं, अब वहाँ पे कीचड़ है, तो इंसान क्या करता है, गंदगी से दूर रहेगा ताकि वो गंदगी हमारे ऊपर ना लगे। बट अगर हम वो एक पत्थर उठाकर उस कीचड़ में फेंकेंगे तो गंदगी जो है वो हमारे ऊपर ही आएगी। उसी तरीके से यहाँ पे जो वृंद जी है वो कहते हैं कि कुछू कहीं नीच न छोड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में उछरी बिगैर अंग। मतलब ऐसे इंसान को जो बात करने के भी लायक नहीं है, अगर हम उसको उसकी गलती पर सुधारेंगे या उसे भला बुरा कहेंगे, तो वो इंसान पलटकर हमें उल्टा सीधा जवाब देगा, और हम नहीं जानते कि वो इंसान कैसा जवाब देगा, गाली देगा या कुछ अपशब्द उल्टा सीधा हमें बोलेगा। तो वो बोलेगा तो उसकी बातों को हमें सुनना पड़ेगा। इससे बेटर है कि हम ऐसे इंसान से दूर रहें और ये सारी चीज़ों को हम इग्नोर करें। जिस तरीके से हम गंदगी को साइड में रखते हुए आगे निकलते हैं, उस गंदगी में पैर नहीं डालते, उसी तरीके से हमें क्या करना है, ऐसे इंसान से दूर रहना है, उनसे मुंह नहीं लगना है। यहाँ पर यही कहते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निधान, जो तपी तपी मध्यान लो अस्त होते है बान।
मतलब जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है, ऊंची पोजीशन प्राप्त हो जाती है, उसका भी एक न एक दिन पतन होना निश्चित है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन का मतलब ये है, जो पावे अति उच्च पद। ना स्टूडेंट्स, पद मतलब होता है कोई भी पोजीशन, और उच्च मतलब होता है हाई। ताको पतन निधान, निधान मतलब अंत, एंड होना। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं वृंजी, जिस व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त हो जाती है, ऊंची पोजीशन प्राप्त हो जाती है, उसका भी एक दिन एक ना एक दिन क्या है, अंत है। उसका भी पतन क्या होना है, निश्चित होना ही होना है। हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है एक दिन, चाहे वो कुछ भी हो, अलावा भगवान के सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो कोई भी इंसान कोई भी पोस्ट में भले ही बैठा है, बट एक ना एक दिन वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। जो तपी तपी मध्यान्ह लो अस्त होतु है भान, जिस प्रकार मध्यान्ह का सूर्य उस समय बहुत तपता है, बहुत जलता है, बहुत चमकता है, पर उसी भी एक समय पर क्या होना है, ढल जाना है, ख़त्म हो जाना है, अस्त हो जाना पड़ता है। अस्त हो जाना मतलब ढल जाना, ख़त्म हो जाना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, हमको हम लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं कि नथिंग इज़ फॉरएवर, कोई भी चीज़ लास्ट तक नहीं रुकने वाली, नथिंग इज़ इटर्नल, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जिस तरीके से सुबह जो सूरज उगता है वो कितना ज़्यादा चमकता है, कितना ज़्यादा रोशनदार होता है, बट स्टूडेंट्स लास्ट में क्या होता है, वो ढल जाता है। ठीक है, शाम होते 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 वो ढल जाता है, उसकी जो गर्मी हो जाती है वो कम हो जाती है। तो उस तरीके से जितनी भी चीज़ें, चाहे वो कितनी भी पावर शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी पावर उसके पास क्यों ना हो, एक ना एक दिन सारी चीज़ों को क्या होना है, ख़त्म हो जाना है। ठीक है, जो जाको गुण जान ही सौती ही आदर देत, कोकिल अम्भी लेत है काग निबोरी लेत। तो जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी होती है, वो उससे उतना ही सम्मान देता है। जैसे कोयल होती है, ठीक है, जो नीचे की लाइन है उसका मतलब है, कोकिल आंभी लेते हैं काग निभोरी लेत। आंभी मतलब होता है आम। तो जैसे कोयल आम का स्वाद लेती है और कौवा निम्बोरियो ही खाता है। निम्बोरी ना एक तरीके का खट्टा फल होता है, और जो आम होता है वो तो मीठा होता है। ठीक है, तो जो कोयल होती है वो चालाक होती है, वो क्या करती है, आम का स्वाद लेती है, और ये जो कौवा होता है, ये पागल, ये क्या करता है, ये निबोरी खाता है। तो उस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, जो जाको गुण जान ही सोती ही आदर देत। आदर मतलब होता है स्टूडेंट सम्मान। तो जिस इंसान को जिस चीज़ की वैल्यू पता होती है, वो इंसान उस चीज़ को रिस्पेक्ट देता है, उस चीज़ का आदर करता है, उसको वैल्यू देता है। जिस इंसान को नहीं पता है वो नहीं वैल्यू करेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक मुहावरा फिट कर सकते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर को क्या मालूम कि अदरक का स्वाद कैसा है। उसी तरीके से जो उस चीज़ को नहीं जानता, उस चीज़ की वैल्यू को नहीं जानता, वो इंसान उस चीज़ की कीमत भी नहीं अदा करेगा, उसको लाइटली लेगा। उसी तरीके से जैसे कि कोयल जो होती है वो चालाक होती है, तो वो क्या खाती है, आम खाती है, और ये जो कौवा होता है ये निबोरी खाता है। तो यहाँ पे यही कहते हैं गुरु नानक जी कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ के गुण के बारे में जानकारी होती है, वही व्यक्ति उस चीज़ को क्या करता है, सम्मान देता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, आप अकारज आपनो करत कुबूद के साथ पाए कुल्हाड़ी आपने मारत मूरख हाथ। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। ठीक उसी तरह पाई कुल्हाड़ी आपने मारत मूर्ख हाथ, मतलब ठीक उसी तरह जैसे कोई मूर्ख अपनी अविवेकता से कोई कार्य अपने पाँव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार लेता है। मतलब ऐसे काम जो हम लोग जानबूझकर नहीं करते, बट हमको नहीं पता होता कि वो काम का अंजाम क्या होगा, और अपने पैर पे हम लोग क्या करते हैं, कुल्हाड़ी जो होती है वो मार लेते हैं। मतलब कि कभी कहते हैं कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे मूर्ख अपनी अविवेकता को कोई कार्य कर अपने पाँव पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार लेता है। मतलब हमें नहीं पता होता है कि इस इंसान के साथ रहेंगे तो इसका अंजाम ऐसा होगा, हमें पहले से नहीं पता रहता है। बट जब हम रहते हैं ऐसे अविवेक आदमी के साथ, तो उसके साथ जो काम हम करते हैं वो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो जाता है। उसी तरीके से हम कोई काम ऐसा हाँ बोल देते हैं या किसी दोस्त के साथ चले जाते हैं, पर हमें नहीं पता होता है कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, और उसी चक्कर पे हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने पैर पे क्या कर लेते हैं, कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या संदेश मिलता है कि कोई भी काम हमें करना है तो पहले उसका अंजाम देख लेना, उसे सोच समझ कर करना है। ठीक है, कुल कपूत जानियो परे लखी सब लक्षण गात, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो कभी कहते हैं कि पालने में बच्चे के शरीर के जो लक्षण हैं, जो हम लोग उसको जब पालते पोसते हैं, जो लक्षण दिखते हैं उसे देखकर अच्छे बुरे होने का पता चल जाता है। होनहार बिरवन के होत चिकने पात, इसका मतलब होता है जैसे किसी पौधे के चिकने और स्वस्थ पत्ते देखकर हम पता लगा लेते हैं कि ये जो पेड़ है ये कितना बड़ा होगा, उसके होनहार होने के लक्षण हमें पहले से दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि देखो एकदम छोटे छोटे मीनिंग्स यहाँ पे देना चाहता है दोहा, कि मतलब जब कोई बच्चा छोटा होता है तो उसकी जब हम लोग हरकत देखते हैं, उसकी शरारत देखते हैं, उसके एक्शन देखते हैं, कोई भी चीज़ को देख के वो कैसा रिएक्ट करता है, अगर म्यूज़िक बजती है तो कैसा रिएक्ट करता है, अगर रोता है तो कैसा मुँह बनाता है, अगर कोई चिल्ला
आता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें देख के हम लोग को समझ में आ जाता है कि अच्छा इंसान बनेगा बड़ा होकर या बुरा इंसान बनेगा। जिस तरीके से कोई पौधा अगर छोटा सा होता है, ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे पता लगाते हैं, उसके जो पत्ते हैं अगर वो चिकने और स्वस्थ होते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि बड़ा होकर ये जो है पौधा ये बहुत ही अच्छा पेड़ बनेगा। तो इंसान के जो लक्षण होते हैं वो बचपन से ही पता चल जाता है कि अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये संदेश दिया गया है। आई होप कि आपको समझा होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मैं जैसा भावार्थ आप लोगों को बता रही हूँ, आप क्या करो, इसे ना नोट डाउन कर लो और इसे लर्न कर लो, ताकि आपको जब भावार्थ पूछे तो आपको ज़रा भी दिक्कत ना हो लिखने में और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा एक्सरसाइज। नाउ यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आकलन कृति है, दैट इज सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है। नाउ हम लोग को इसका रीज़न लिखना है। तो स्टूडेंट्स इसका रीज़न मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी, बट फिर भी मैं इसे रीड कर देती हूँ। ये 1 या तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, कारण लिखिए। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ये आएगा कि सरस्वती के भंडार को जैसे जैसे खर्चा किया जाता रहता है वैसे वैसे वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता रहता है, अर्थात उसमें वृद्धि होती रहती है। इसीलिए सरस्वती के भंडार को क्या कहा गया है, अपूर्व कहा गया है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा कि व्यापार में पहली बार किया गया छल कपट सामने वाले पक्ष को समझाते देर नहीं लगती, दूसरी बार वह सार्थक हो जाता है, इसीलिए व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर मैं डिस्प्ले कर दूंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। नाउ नेक्स्ट इज सहसंबंध जोड़िए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सहसंबंध जोड़िए, उच्चे बैठे ना लहे गुणबिन बड़प्पन कोय। फिर सेकेंड है कोकिल अम्भी लेत है। तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट वाले का ये सेकेंड, मतलब इसका आंसर ऐसे आएगा, ऊंचे बैठे ना ले गुण बिन बड़प्पन कोई। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे बैठो देवल शिखर पर वायुस गरुड़ ना होई। इसका संबंध इससे है। कोकिल आंभी लेत है, तो इसका संबंध इससे है, काग निबोरी लेत। ठीक है, तो इसका संबंध इससे है और इसका संबंध किससे है, ये ऊपर वाले से है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है शब्द संपदा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का शब्द संपदा, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखिए। नाउ स्टूडेंट्स आदर का आएगा अनादर, ठीक है, आदर का आएगा, देखो मैं स्पेलिंग भी लिख देती हूँ, आदर का आएगा अनादर। फिर सेकेंड वर्ड है हम लोग का अस्त, अस्त का आएगा उदय। कोई भी चीज़ अंत होती है तो फिर वो फिर से उगेगी ना, तो उसको बोलते हैं उदय, फिर से स्टार्ट होना। कपूत, कपूत मतलब होता है सपूत। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है पतन। नाउ स्टूडेंट्स पतन का होगा उत्थान, ये जो है पतन इसका होगा उत्थान। ओके, अभी नेक्स्ट है अभिव्यक्ति, दैट इज हमारा ओपन एंडेड पर्सनल रिस्पॉन्स। चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन है ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो स्टूडेंट्स ये दोनों आंसर मैं डिस्प्ले कर दूंगी, अगर आप ये दोनों आंसर अपने मन से अच्छी तरीके से लिख सकते हो तो वेल एंड गुड, आप खुद से लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जो क्रिएटिविटी है वो निखर के आएगी सामने, मतलब आंसर दिख के आएगा कि आपने लिखा है, क्योंकि जो मज़ा खुद के आंसर लिखने में वो दूसरों का कॉपी करने में नहीं है। बट फॉर द स्टूडेंट्स जिनको ज़रूरत है वो इस आंसर को कॉपी करके लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ रसास्वादन, दैट इज़ एप्रिसिएशन। तो यहाँ पे एप्रिसिएशन का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया गया है, उस तरीके का एप्रिसिएशन नहीं, आपको टॉपिक दिया जाता है उसके आधार पे आपको लिखना है। जीवन के अनुभवों और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। तो इसका आंसर भी मैं डिस्प्ले पे डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। एंड व्हाट यू हैव टू डू कि आप इसे लर्न कर लो, रसास्वादन को, जितना भी रसास्वादन है, क्योंकि एज इट इज़ ही पूछा जाएगा। जैसा क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन चेंज नहीं करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत होती है लिखने में, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, वो वर्ड टू वर्ड याद कर लें ताकि आपका मार्क्स ना जाए। नाउ स्टूडेंट साहित्य संबंधी ज्ञान, ये 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। फर्स्ट है वृंद जी की प्रमुख रचनाएं, तो मैंने बहुत सारी उनकी रचनाएं बताई थी, जैसे कि वृंद सतसई, समते शिखर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 नाम ताकि आप इसे ही याद करना, वृंद सतसई, ठीक है, वृंद सतसई इनकी एक है, और एक लिख देंगे हम लोग यमक सतसई ताकि
सत्सई सत्सई लास्ट में रहे तो आप लोग भूलो ना, हम लोग इसका आंसर डिस्कस कर रहे हैं। मैंने एक लिख दी हूँ वृंद सत्सई और सेकंड है यमक सत्सई, यमक सत्सई। ओके, नाउ स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है दोहा छंद की विशेषता। तो दोहा जो है उसकी विशेषता आप कैसे लिखोगे? आपको लिखना है कि दोहा अधर्म सम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। दोहे के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। तो ये आंसर मैं डिस्प्ले कर दूंगी, आप इसे लर्न कर लेना और एज इट इज़ लिख देना। तो यहाँ पे हमारा जो अ सेक्शन का वृंद के दोहे हैं वो समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पाप के 4 हथियार का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। उस वीडियो को देखना मत भूलना। आपको अगर कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू वीडियो, रिलेटेड टू एक्सरसाइज, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है, कुछ भी पूछना है, तो फिर भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। हम ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।